प्रति माह मतलब माह के अंत पश्चात उस माह का सभी पदों का व्यय विवरण अपने क्षेत्रीय अध्ययन कार्यालय को सौंपेंगे और उनको सत्यापन कर मुख्यालय प्रेषित करेंगे। ये अध्ययन केंद्र के सहायक समन्वयक सुनिश्चित अवश्य करेंगे। और पर जैसा कि एक दौरा खत्म होने के बाद दूसरा दौरा या तीसरा दौरा भी करते हैं। मान लीजिए कि माह में 4 या 5 दौरा करते हैं, तो 4-5 दौरा को एक माह में उसी बिल में उसी कंटीजेंसी में आप दर्ज कर सकते हैं, या ये भी लोग या आकस्मिक व्यय का बदली होना माह टू माह आप उसको संकलन कर तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात मैं बताना चाहूँगा, इसमें ये आप मटेरियल में ध्यान नहीं हूँ, अतिरिक्त के समय हम जब कभी कर्मचारियों को किसी प्रयोजन के लिए किसी कार्य के लिए भेजते हैं, किसी स्पेशल टास्क पे या विशेष कार्य पर, तो उसके लिए अग्रिम की आवश्यकता होती है। तो अग्रिम लेने का एक प्रावधान है, जैसा कि मैं पिछले प्रशिक्षण में बताया था कि वो कर्मचारी अपना आवेदन पत्र में देंगे कि मेरे कितने अनुप राशि की आवश्यकता है, यहाँ मेरे इस प्रयोजन से मेरे को भेजा गया है। तो आवेदन देंगे और आवेदन उनके जो सेशन प्रभारी होंगे, सेशन प्रभारी उनका नोटिस चलाएंगे और उसकी विधिवत रूप से स्वीकृति प्राप्त करेंगे। और मैं अवश्य रूप से आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्ष के प्रशिक्षण से जो अग्रिम का जो एक सिलसिला एक लहर से चला था, वो बहुत ही अच्छा पोजीशन में आ गया। मतलब लेके पैसा एडवांस ले लिए और उसका समाजन लेगा त्याग प्रस्तुत नहीं करते थे। और अब ऐसी स्थिति मैं देख नहीं रहा हूँ कि समाजन त्याग प्रस्तुत ना कर रहा हूँ, और नहीं किए हैं तो 1-2 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मानदेय से वसूली हो रहा है। तो ये सुधार मैं देखने पाया हूँ। इसके लिए मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं जो प्रशिक्षण में बताया था वो काफ़ी कुछ अमल हुआ है। इस पर विश्वविद्यालय भी गर्व कर रहा है, और वास्तव में गर्व करने की बात है कि हमें आवश्यकता है पैसे की, तो पैसा का सही यूटिलाइज करें और उसका सही देखा समय पर सौंप दें, प्रयोजन है। और अंतिम में हम लोग देखेंगे विश्वविद्यालय के क्रय एवं विक्रय के नियम। इसमें अपने अध्ययन केंद्र एवं क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों में तो या आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने विश्वविद्यालय के लिए जो भी क्रय करते हैं, जो भी सामग्री या स्टडी मटेरियल क्रय करना चाहते हैं, तो उसकी एक पारदर्शिता बनी रहे कि वह नियमों के परिधि में ही नियमों की प्रक्रिया का अधीन क्रय किया गया है। उसके संबंध में सबसे पहले अपना भंडार क्रय नियम था, जिसको हमारे विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की 88वीं बैठक 26/4/2013 में निर्णय लिया गया प्रस्ताव क्रमांक 6 के अनुसार कि जो रविशंकर विश्वविद्यालय में क्रय नियम लागू है, वो नियम अपने यहाँ विश्वविद्यालय में लागू किया जाए। ये नियम तब तक हमारे लिए लागू रहेंगे जब तक कि हमारे माननीय कुलाधिपति कार्यालय से जो प्रस्ताव भंडार क्रय नियम भेजा गया था अनुमोदित नहीं हो जाता था। तो इससे हमारे विश्वविद्यालय को काफ़ी राहत मिली है 26/4/2013 के पश्चात, क्योंकि पहले हम जो एकाल वस्तु की भी सामग्री क्रय करते थे तो 5,000 तक ही वर्ष भर में क्रय कर सकते थे, जो अब 30,000 तक हम क्रय कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है ना, एकाल निविदा पद्धति की 30,000 एकाल वार्षिक आवश्यकता के अनुसार एकाल वस्तु की खरीदारी हम कर सकते हैं। और सीमित निविदा के आधार पर हम 30,000 से 30,001 से 1,50,000 तक की सामग्री, सीमित निविदा का अर्थ है मिनिमम कम से कम 3 फार्म से हमें
टेंडर कोल करना है या निविदा प्राप्त करना है कि हम उन तीनों भागों से उसी गुणवत्ता की वस्तु का क्रय हम कर सकें। तो ये सुविधा पहले हमारे पास मात्र 50,000 तक थी, जिससे विश्वविद्यालय संचालन में वास्तव में बहुत दिक्कतें आ रही थी कि हम 50,000 से अधिक के लिए भी ओपन टेंडर का प्रक्रिया अपनाया जाना हमें मजबूरी होता था। अब लगभग इस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात हमारा सीमित निविदा पद्धति के अनुसार प्रक्रिया आसान हुई है और खुली निविदा पद्धति का है 1,50,000 से अधिक की जो वस्तुएं हम वर्ष भर में खरीदते हैं, कोई एकांत वस्तु कोई भी मतलब वस्तु खरीदते हैं जैसा चेयर या अलमारा या लैपटॉप, वो अलग जैसे मत अलग अलग हैं। चेयर एक अलग मत है, लैपटॉप एक अलग मत है और कंप्यूटर एक अलग मत है। तो पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए हम 1.5 लाख तक सीमित निविदा के अंदर करेंगे और 1.5 लाख से अधिक का वार्षिक व्यय होना निश्चित है, तो हम स्वाभाविक रूप से ओपन टेंडर करेंगे। तो ये किराए विश्वविद्यालय के लिए धन या भंडारण के लिए यह आवश्यक है। मैं इसमें इतना ही बताना चाहूँगा। अब सबसे पहले आप आ जाइए इसमें टीडी के संबंध में आपको कोई प्रश्नोत्तरी, शंका समाधान या पूछना या कोई और कुछ गाइड करना है जिसमें मेरे बताने में कमी रही हो वो बताइए सर। टीडी के संबंध में एक बात मैं डिस्कस कर लीजिए। वो जो डेट है ये सर, ये डेट राइट वैधता की अवधि जो है 3 माह है, इसलिए हमको इस पे ध्यान देना है। बहुत सही सर। ऐसा तो नहीं कि वो कालातीत हो गया हो या केवल 10 दिन का या 5 दिन का, उसमें इतना पर्याप्त समय होना चाहिए कि वो आपसे ओरिजिनल से हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर से कलेक्शन में जाए। थैंक यू। इसको पिछले बार बताया था, मैं आपको बताने जा इसको आप समय सीमा 3 माह की वैधता तिथि निर्धारित है। जारी करने की तिथि इनकी है 15 जनवरी 2014। तो इसकी वैधता तिथि कब होगी? सर मैं पहले कुछ बात करना चाहता हूँ विषय पर चर्चा। इसको पहले जवाब दीजिए, पहले इसको जवाब दीजिए फिर आपसे चर्चा करेंगे। इसको जवाब दीजिए पहले, आपकी खड़ा दीजिए। 15 जनवरी 2014 इसकी टीडी की वैधता तिथि 3 माह है। तो ये 3 माह इसकी पूर्ण कब होगी? 15 मार्च, 15 मार्च, 15 फरवरी, 15 मार्च, 14 एक्चुअली 14 है। चलिए आप अपना 15 को यदि आप डाल देंगे तो आपका चलिए उस पर बात नहीं, आप अपना प्रश्न पूछिए कि ये जो व्यवस्था बता रहे हैं कि इतने कौन सी व्यवस्था? ये व्यवस्था नहीं, कौन सी व्यवस्था? ये डीडी जो है हमारे पास आई 3-4 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर हम क्षेत्रीय कार्यालय भेजिए, क्षेत्रीय कार्यालय उसके बाद यहाँ भेजिए। इसकी लिमिट क्या रहेगी कि ये क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ लिमिट के संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश इसमें दिया हूँ, आप उसमें मटेरियल में देख सकेंगे। मतलब इतने दिन के अंदर ही ये क्षेत्रीय कार्यालय से यहाँ आ जानी ही चाहिए। ये हमारे पास रखने अपन किसी देखिए आप इधर सुनिए, वो चीज को फोर्सली किसी पर हम लोग मान नहीं सकते हैं क्योंकि ये मांगी तो अपने बीच आप कौन सा धन के में बर्फानी धन के बिला, तो आपका क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा हो? बिलासपुर है ना। तो आपका क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर का और आपका एक संयोग होना चाहिए और एक मुख्यालय का कि हम इस कार्य को कितने तत्परता से कर सकें। ये अब तो आपकी बौद्धिकता पर निर्भर करता है ना कि आप उसको किस हिसाब से आप उसको डील करना चाहते हैं। इसी के लिए मैं पहले कहा हूँ, सबसे पहले अपना प्रारूप या कार्य तैयार कीजिए कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार से करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने इसीलिए मैं जानबूझकर ये कहा कि शिक्षा आपके द्वार पर, कि ये हमारे मिशन है। तो वापस जाती है वहाँ से तो 15 दिन से ऊपर का डेट मिली रहती है, तो उससे पहले हम लोग नहीं लेते। तो पहले आप ये अवश्य सुनिश्चित करें, आप अपने सजग रहेंगे इतना पर्याप्त है। आप थोड़ा सा जागरूक हुए तो उतना पर्याप्त है।
तो आप अपने डीडी का भी लैप्स नहीं होगी। सर देखिए। डीडी कालातीत हो गई, डेट निकल गई, उसको वापसी करने का क्या लिमिट है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन में हो चुकी हो, डीडी को आपको स्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है। हमको वापस करें कि हम उसके छात्र नहीं, वो डेट बढ़ा के आपको देखिए, अगर कालातीत डीडी आप प्राप्त करते तो औचित्य क्या है आपको रखने का वहाँ? आप इस यहाँ से सर, यहाँ से मान लीजिए डीडी जारी कर दी गई, यहाँ पहुँच गई और जमा होने से पहले उसकी डीडी जो है, डीडी का डेट तो निकल गया, इसी अब चीज उसको वापस करना है तो कितने इसी दिन समय सीमा की शब्दता आपको बनाए रखना है कि मैं ऐसा डीडी प्रेषण करूंगा कि वह 2 जगह से 2 स्तर से गुजर के जाना है, तो उसके लिए आप समय देंगे, समय के हिसाब से करेंगे। आज भी मान लीजिए अगर आपको 15 दिन समय उस डीडी की वैध देगी, तो आप क्या करेंगे? डाक के द्वारा भेजेंगे या तत्काल आएंगे, रीजनल कार्यालय में आके, ये भी तो आपका दायित्व है कि 15 दिन के अंदर इसको हम लोग वेलिड करना है। तो किस प्रकार वेलिड होगा? तो ये आपका स्वाभाविक ही तो काम आएगी। आप मान लीजिए उसका डाक के द्वारा भेजते हैं तो ये अनावश्यक रूप से 15 दिन के डाक में तो 10 दिन तक ही लग जाएगा। बातों पर सर बात अच्छा, की दूसरा- बात नहीं होती, ये मैं एक दिखा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आप बताइए। लाया हूँ ये नहीं, इसके अलावा कहाँ से कितने दिन बाद बनेगा और उसके बाद देखने वाली बात नहीं करिए, आप दूसरा कोई समस्या हो। हाँ जी, बोलिए। हम लोग डीडी भेज देते हैं टाइम में 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर में। जी, आप उसका रिकॉर्ड संदर्भ में रखते हैं और डिस्पोजल का भी रखते हैं ना, जैसा एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। उसके बाद डीडी हमारे पास 4 महीने बाद वापस आती है। उदाहरण स्वरूप जैसा आपने कहा डीडी, थोड़ा सा एक बात सुनिए। हाँ जी। उसके बाद डीडी वापस आती है, आपके डीडी का डेट निकल गया है, हमने तो अपने टाइम में जमा कर दिया। अब हमको ये नहीं पता कि वो क्षेत्रीय कार्यालय ने उसको लेट किया, यहाँ का लेट हुआ, अब उसको हम कैसे सुधरवाएंगे ये बता। नहीं, मैं इसमें आपसे जानना चाहता हूँ, आप डीडी को आपको क्षेत्रीय कार्यालय में कब भेजे? उनकी कम से कम अवधि, मतलब एक अंदाजा पीरियड बताइए, समय और एक माह के अंदर में अधिकतम बता दिया। हाँ। एक माह अधिकतम, उससे ज्यादा तो अच्छा, बहुत बढ़िया, वो तो बहुत अच्छी कंडीशन में है। 1 माह पूर्व आप भेजें तो बहुत अच्छे, अपने दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छा किए हैं, इसमें नो डाउट। इसके पश्चात आपका क्षेत्रीय कार्यालय ये बताएं या मुख्यालय स्तर पर बताएंगे कि कहाँ पर यह विलम्ब डीडी का विलम्ब कहाँ हुआ, किस स्टेज पर रुका, वो उसका दायित्व बनता है कि किस स्थिति में हुआ, इस कंडीशन में पहुंचा कि वह डीडी लैप्स हो। अब डीडी का लैप्स होना ये हमारे विश्वविद्यालय का सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि ये डीडी ही हमें एक सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर करती है। तो इस मुद्दे पे हम लोग देखेंगे। सर इसी चीज में मैं एक और बात जी। डीडी लैप्स हो गया। लैप्स किस स्तर पे हुई? आपके स्तर पर नहीं, डीडी यहाँ या तो क्षेत्रीय कार्यालय में आपके पास में पर्याप्त समय था जब वेडिंग हुई, अपन 1 सप्ताह में डीडी जमा कर दिए। हाँ, यहाँ तो आपकी गलती मानूंगा, जब ये ना 1 सप्ताह के अंदर अपन डीडी जमा कर दिए। डीडी जमा होने के बाद वो क्षेत्रीय कार्यालय में रुका कि हेड ऑफिस में रुका, वो अपने को नहीं पता है। लैप्स हो गई डीडी का डेट, उसको हमको वापस दिया गया, उसको सुधरवा कर लेके आओ। 100 रुपए उसमें चार्ज होता है। सुधरवा का मतलब सुधरवा का मतलब क्या हुआ? सुधरवाने का मतलब डेट एक्सटेंशन। हाँ, अच्छा। डेट एक्सटेंशन करवाने के लिए हम लोग को 100 रुपए चार्ज लगता है बैंक। आप तो बैंक से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, आप ये चीज पता कर सकते हैं। 100 रुपए हम लोग को चार्ज लगता है, वो 100 रुपए चार्ज कौन वहन करेगा? अभी तक पिछले 8 सालों में एक बार हम लोग को चार्ज किया। छात्र मान लीजिए कर लिया तो विश्वविद्यालय ही व्यय करेगी उसको, करेगी। देखिए, छात्र ने ड्यू टाइम में अपना डीडी जमा किया है, आप अपने भेजे तो कहीं ना कहीं इंटरनल व्यवस्था के अंदर गलती हुई, वो विश्वविद्यालय की गलती है, उसकी क्षति विश्वविद्यालय पूर्ति उसके लिए आप कुछ करिएगा नहीं। इसमें आप जैसा हफ्ते भर बताए तो ये तो इसका लेकिन सीधा मैं आपको आपको तो सर्वपन दूंगा, क्यों ना आपसे 100 रुपया वसूली किया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी है वो, है ना? क्यों सर? मैं तो हफ्ते बाद मतलब गैर जिम्मेदारी 3 महीना के वैलिडिटी में आपके एक सप्ताह में बोल रहे हैं, उसका समझ नहीं पाए सर। एक मिनट, हफ्ते भर में मतलब जैसे डीडी हमारे पास आया उसके 1 हफ्ते के अंदर में जमा करते हैं। जिनसे आपको डीडी मिला है उसके 1 सप्ताह में मैं आप इस ओर से समझ रहे हैं, मैं उस ओर से समझ रहा हूं। नहीं, चला डीडी बनने के 1 सप्ताह के बाद में यहाँ जमा करते हैं। और इस प्रकार आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा।
मैसेज है ना, तो इसका दोनों को अगर आप मोबाइल रिचार्ज पे कर दिया जाए तो बहुत आभारी रहेंगे आप लोगों का। ये आपकी बात सही है। इस समस्या को आप लिखित में अपने क्षेत्रीय कार्यालय ताकि वो सक्षम प्राधिकारी के पास यह समस्या रखा जाएगा और उसका निदान होगा वहाँ। ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं? रेडी दिया हुआ है तो जमा करने आया हूँ जी, रेडी का दिया हुआ है भत्ता वाले में, दैनिक भत्ता नगर। अच्छा डीए का हो गया, मैं डीडी का संबंध पूछा था। ठीक है, डीए पूछिए आप। कौन सा श्रेणी आएगा? सहायक प्रबंधक A B C D E? नहीं, इसमें आपको कितना मानते कितना पाते हैं? 64 80। आप ग्रेडेशन लिख लीजिए, ग्रेडेशन लिखिए, बता रहा वहीं पर ग्रेडेशन लिखिए ना। ई ग्रेड के लिए 6,999 रुपये ये मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं ई ग्रेड के अंदर। इनको डीए की पात्रता होगी 60 रुपये। और इसके बाद लिखिए डी श्रेणी के लिए 7,000 से 11,999। इनको डीए की पात्रता होगी 80 रुपये। और 12,000 या 12,000 से अधिक जो मानदेय प्राप्त करते हैं उनके लिए डीए 125 रुपये। इसे डीए के दर के आधार पर यह निर्धारित होगा। इसी में आपका डीए है, वहाँ मुख्यालय भत्ता है और मुकाम भत्ता। और गोपनीय परीक्षा विभाग के लिए 200 रुपये जोखिम भत्ता के रूप में यूनिवर्सिटी ने स्वीकृत किया है। वो राशि केवल गोपनीय और परीक्षा कार्यों के लिए। और किसी को डीडी के संबंध में या डीए के संबंध में किसी को जसवंत जी, आप जो कभी हो बताइए आप। ठीक है, जैसा कुछ दिक्कत आती होगी जिसमें डीडी के मामले में वो जो बिलर होते हैं आपके यहाँ तो प्रयास ठीक है। तो एक ऐसी अवसर या ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि डीडी वास्तव में यहाँ आने की बहुत लेट होती है। वो बिलर का कारण क्या हो? कई स्तर पर जैसा कई लोग अच्छा ग्राउंड है वो अपने कार्य को निभाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अपने जिम्मेदारी का वहन करते हैं। जवाबदेही तो सबसे हमारे सहायक कर्मचारियों को, सहायक समन्वयक को जागरूक होना अति आवश्यक है। उनके पास बहुत ज़्यादा काम तो नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और वो अपना काम थोड़ा भी मन लगाकर करेंगे, मतलब सजग रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आप लोग से यही अपेक्षा रखूंगा कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के पूर्व प्रतिदिन एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि आज का दिन मुझे ये करना है या कल का दिन वो प्लानिंग अवश्य से तैयार करें और उसके अनुसार क्रियान्वित करें। मैं समझता हूँ कि समस्या रही नहीं जाएगी। और मैं अपना यूनिवर्सिटी आर्थिक सुदृढ़ता की ओर को बहुत अग्रसर हो जाएगी। और आर्थिक ही एक ऐसा हाँ ऐसा पहलू, इतना बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम उस विकास और विस्तार में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो। मैडम रोज आप टाइपिंग करती हैं, आप बताइए कुछ क्या दिक्कत महसूस करती हैं, क्या या समस्या जो देखेंगे वो बताइए आप डीडी के संबंध में।
समस्या ये होता है कि हमारे पास जब डीडी आता है तो कभी कभी ऐसे होता है कि कई डीडियाँ लिस्ट में ही लैप्स हो जा रहती है, तो जबरदस्ती हमको बैंक वालों को रिक्वेस्ट करके या कुछ भी करके हम लोग को उसको देना पड़ता है। क्या होता है, हमारे पास जब डीडी आती है तो हमारे पास टाइम नहीं के बराबर रहता है, कभी सप्ताह पर रहता है, कभी 15 दिन रहेगा, तो कभी लिमिट तुरंत के तुरंत अर्जेंट डीडी बोलते हैं जिसे हम, तुरंत हमको बैंक जाना पड़ता है, देना पड़ता है। और हिम्मत करिए वापस कर दिए किसको रिव्यू सर लेकिन स्टूडेंट के भविष्य का सवाल रहता है ना, हमने वापस किया कुछ भविष्य में नहीं नहीं सर, यहाँ एक समस्या है, जैसा मैडम ने बताई है, ये एडमिशन नहीं हुआ। ये स्पष्ट रूप से जान लें कि दीदी का महत्व को समझेंगे, ये ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। हाँ सर, हम लोग के पास डीडी बहुत कम समय और उस बीच में हम कैसे टाइप करें, क्योंकि हमारे पास से जब बैंक में जाता है डीडी तो 15 दिन का उनको टाइम चाहिए, उन लोगों के पास भी टाइम 15 दिन का टाइम उनको भी चाहिए, हमें भी 15 नहीं तो सप्ताह भर का टाइम चाहिए। सभी रीजन से हमारे पास डीडियाँ आती हैं, तो उस बीच में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमें भी टाइम दीजिए और बैंक वालों को भी टाइम दीजिए, इस टाइप से लिमिट टाइम में ही लाइए। सप्ताह भर के अंदर या सप्ताह भर से पहले आप लोग क्षेत्रीय कार्यालय में ले आइए, और क्षेत्रीय कार्यालय में रिक्वेस्ट है कि हमारे पास सप्ताह सर। और वो जो SBI बैंक का जो कई डीडियाँ होती हैं उसमें मैनेजर का साइन नहीं रहता डीडी। एक बार आपको दिखाना है और डीडी का स्वरूप कटेंगे तो डीडी का नमूना भी दिखाना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे कुछ? धन्यवाद, हो गया, धन्यवाद। ये पर देखा एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा इसी के संदर्भ में, जो बहुत जरूरी बात है जो हम लोग हमेशा लेके आ रहे हैं कि आपने एक बैंक का किसी छात्र का लगाया है तो उसमें 2 बार नाम की कटिंग लगी है, राम प्रसाद, फिर उसको काट के आपने किया है शिव प्रसाद, उसके बाद उसको काट करके आपको नहीं कर दिया। ऐसे दीदी भी बहुत से आते हैं, इसलिए एक शंका होती है कि एक ही दीदी को 2 या 3 बार इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो भी दीदी आए उसके छात्र के नाम में किसी तरह का कोई कटिंग नहीं होना चाहिए, और प्रयास ये करेगा कि छात्र अपना नाम, पाठ्यक्रम और कारण वो अपने स्वयं के हाथ से लिखे। इस तरह से क्या है कि रिसाइकिल हो रहा है, तो कई जो देख रहे हैं एक दीदी जो है वो 3 बार भी कोई किसी का रेफरेंस आ रहा है, तो छात्र के साथ एक ही दीदी नंबर आ रहा है, इसको आप रोक सकते हैं क्योंकि आपसे तो ये सचिव महोदय ने इस बात को आपके ध्यान में लाने के लिए कहा, मैंने आपके ध्यान में लाया। एक दीदी एक छात्र, एक दीदी कई छात्र मत है। धन्यवाद। फीडबैक फॉर्म आपको दिया जा रहा है। ये फीडबैक फॉर्म लंच के बाद भर के आपको पंजीयन काउंटर में अनिवार्य रूप से जमा करना है। जिनका भी फीडबैक फॉर्म वापस जमा नहीं आएगा उनका सर्टिफिकेट रोका जाएगा, इसलिए इसको भर के अनिवार्य तौर से पंजीयन काउंटर में लंच के तुरंत बाद आप जमा करेंगे। साथ ही आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा चेंज है,